हेलो बच्चों, मैं निशांत स्वामी, आपका एनटीएस सर। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो 23 जून को रीनीट हुआ था 1563 स्टूडेंट का, वो उसके अंदर जूलॉजी के हम कुछ सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि पेपर कहाँ से आया, कैसा पेपर आया है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 क्वेश्चन है हमारा जूलॉजी का। देखिए, आपको दे रखे हैं 2 कॉलम वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है। सबसे पहले बात आती है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। अगर चैप्टर की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का है। ठीक है, उसमें भी पॉपुलेशन इंटरेक्शन का है। आपको एक साइड दे रखे हैं प्रेडेटर दे रखा है, म्यूचुअलिज्म दे रखा है, पैरासिटिज्म दे रखा है और सेक्सुअल डिसीट दे रखा है ना। इधर दे रखा है ऑफरिस, पिजास्टर, फीमेल वास्प एंड फिग और प्लाज्मोडियम। हमें देखना है कि कौन प्रेडेटर है, कौन सा म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, कौन सा पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, कौन सेक्सुअल डिसीट देता है। अगर हम बात करें सबसे पहले प्रेडेटर, देखिए यहां पर अगर हम बात करें प्रेडेटर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रेडेटर है वो कौन है, पिजास्टर। ये पिजास्टर कहां प्रेजेंट है, पिजास्टर एक स्टारफिश है जो स्कॉटलैंड के इंटरटाइडल एरिया में देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक प्रेडेटर है। तो प्रेडेटर की बात करें तो कौन होगा, पिजास्टर। फिर बात आता है कि म्यूचुअलिज्म किस में देखने को मिलता है। अगर म्यूचुअलिज्म की बात करें तो इंटरेक्शन क्या होगा, प्लस इंटरेक्शन होगा, यानी जो 2 स्पीसीज इंटरेक्ट करेगी तो दोनों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा फिग एंड फिग वास्प। देखिए फिग और फिग वास्प के बीच का जो म्यूचुअलिज्म का जो इंटरेक्शन है उसमें दोनों को प्रॉफिट होता है। कैसे कि फीमेल फिग वास्प क्या करती है, अपने एग है वो फिग के फ्लावर के अंदर देती है ना, और जिसकी वजह से क्या होता है, उसके लार्वा को न्यूट्रिशन भी मिलता है, एग देने के लिए जगह भी मिलती है। तो फीमेल फिग वास्प को क्या हो गया, प्रॉफिट। उसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो फिग को क्या बेनिफिट हुआ, तो क्या होता है कि जब फीमेल फिग वास्प एक जगह पे एग देकर कहीं दूसरी जगह पर एग देने के लिए सुटेबल एरिया सर्च करती है, तो उस कंडीशन में दोनों प्लांट के बीच में पोलिनेशन का काम कौन करवा देती है, फीमेल फिग वास्प। यानी दोनों को क्या हो गया, प्रॉफिट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म किस में देखने को मिलेगा आपको, फिग एंड फिग वास्प, है ना। नेक्स्ट, अगर पैरासिटिज्म की बात करें तो हमें पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे आपको पता है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया कोज करता है, तो प्लाज्मोडियम एक टाइप का क्या है, पैरासाइट है ना। तो पैरासाइट का एग्जांपल कौन होगा, पैरासिटिज्म का प्लाज्मोडियम। बात आती है सेक्सुअल डिसीट देने का, यानी सेक्सुअल डिसीट यानी धोखा देना। ये काम करती है ऑफरिस, एक ऑर्किड है जिसके फ्लावर का एक पेटल फीमेल बी की तरह हो जाता है एज इट इज, यानी मार्किंग में, कलर में, पैटर्न में। तो क्या होता है कि जब मेल बी उसको देखता है तो उसको एज परसीव करता है कि ये फीमेल है, तो वो उस पेटल के साथ क्या करता है, सूडो कॉपुलेशन करता है। जब सूडो कॉपुलेशन करता है तो उस टाइम क्या होता है कि उसकी बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, है ना। तो बात आई कि पोलिनेशन करने के लिए क्या दिया जा रहा है, सेक्सुअल डिसीट, धोखा दिया जा रहा है। तो ये चीज कौन करता है, ऑफरिस। तो सेक्सुअल डिसीट किस में देखने को मिलेगा आपको, ऑफरिस के अंदर देखने को मिलेगा। तो बात आती है यहाँ पे डी का फर्स्ट। अगर डी का फर्स्ट की बात करें तो यानी 4th ऑप्शन, तो ए का क्या होगा, सेकंड, बी का कौन होगा, थर्ड, और सी का कौन होगा, 4th, और डी का फर्स्ट। आई बात समझ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 4th। चलिए, तो बच्चों नए क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, ये क्वेश्चन है बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। अगेन जॉइंट्स पे क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं हमेशा जॉइंट्स पढ़ा करें। तो देखिए यहाँ पे फटाफट से देखते हैं, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल। तो आपका ये जो ह्यूमरस है और ये पेक्टोरल गडल, शोल्डर जॉइंट की बात हो रही है बच्चों। और आप जानते हैं इसको आप पूरा का पूरा स्विंग कर सकते हैं ऐसे। तो ये क्यों कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ क्या जाएगा बच्चों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकंड दे रखा है बच्चों नी जॉइंट। आपका जो नी है, घुटना है, वहाँ का जॉइंट आप उसको एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं जैसे हिंज को करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हिंज जॉइंट। जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, आपकी जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है वो एटलस, उसके बाद वाली एक्सिस, इन दोनों के बीच का जॉइंट आपको कैसा मूवमेंट दे रहा है कि एक्सिस पे कौन रखा हुआ है बेटा, ऐसे एटलस, और वो आपको ऐसे मूवमेंट शो कर रहा है, एक जगह पे रेस्ट्रिक्टेड है पर मूवमेंट हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे अपन, पाइवट जॉइंट। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर जा रहा है, पाइवट। जॉइंट बिटवीन कार्पल्स के बीच में आपकी ये जो कार्पल्स होती हैं ये थोड़ा ग्लाइड कर सकती हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन आंसर देखें बच्चों तो ए का आंसर क्या है, 2। तो पहले ही ऑप्शंस में अगर देखें तो पहला ऑप्शन और 4th ऑप्शन,
सेकंड का आंसर देखें बच्चों अपने पास, नी के साथ जा रहा है 3, तो ए के बाद जाएगा 3, तो इसलिए आंसर चल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन। देखिए बीटी टॉक्सिन पे फिर से एक सवाल है, एक्शन ऑफ टॉक्सिन इन बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में टॉक्सिन कैसे काम करता है उसकी आपको सीक्वेंस अरेंज करनी है। यहाँ पर 5 स्टेप्स दे रखी है, पहले पढ़ लेते हैं। द इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, बिल्कुल ठीक बात है। बैसिलस thuringiensis produces crystals with toxic insecticidal protein, okay. The alkaline pH solubilize the crystals, बिल्कुल ठीक है। The activated toxin binds to the surface of midgut, create pores and causes death, okay. The toxin protein exists as inactive prototoxin in bacteria। ये 5 स्टेप दिए, अब अपन को इनकी मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस अरेंज करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें जो रखना चाहिए, अगर हम इसको देखें तो ये तो एक्टिन की बात है, सबसे पहला आएगा बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूसेस क्रिस्टल। तो ये पहली स्टेप होनी चाहिए कि ये बैक्टीरिया जो है टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के क्रिस्टल बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये अल्कलाइन पीएच, एक्टिवेटेड टॉक्सिन, टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव। अब पहले ये बैक्टीरिया में क्रिस्टल बना रहा है, दूसरा हम ये लिखेंगे कि बैक्टीरिया में ये क्रिस्टल इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो फिर इसके बाद आता है अल्कलाइन पीएच सॉल्युबलाइज क्रिस्टल, ठीक है, और इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू अल्कलाइन है। तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये कि हम ये बताएंगे कि सब क्रिस्टल जो है अल्कलाइन पीएच से सॉल्युबलाइज होता है, और फिर हम लिखेंगे ये ए वाला चौथा हो जाएगा कि इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू अल्कलाइन पीएच, इसीलिए अल्कलाइन पीएच में ही एक्टिव होगा। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा ये डी वाला कि ये पोर क्रिएट करके इसको मार देता है। मतलब सबसे पहला आना चाहिए बी, उसके बाद आना चाहिए ई। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा ये दिख रहा है बी ई, उसके बाद हाँ सी है, फिर ए है और उसके बाद डी है, यानी कि हमारा आंसर होगा चौथा, ठीक है। बैसिलस thuringiensis के इस बीटी टॉक्सिन किस तरह से काम करता है, बस उसको सीक्वेंशली अरेंज करना था। तो आंसर विल बी 4। बच्चों यहां पर देखते हैं क्वेश्चन, एवोल्यूशन से जीन पूल, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की है। जीन पूल क्या होता है, तो भाई जीन पूल होता है टोटल नंबर ऑफ जीन एंड एलिएट। तो ए का 4 आ गया, यहीं से आंसर आ गया। देखिए बी का क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन। जीन फ्लो क्या होता है भाई, जीन फ्लो क्या होता है, तो जीन फ्लो देखिए, जीन फ्लो जस्ट वेट, यहां पर आ जाएगा बी का सेकंड आ जाएगा बाय चांस, सॉरी ड्रिफ्ट में बाय चांस है, ड्रिफ्ट बाय चांस है, जेनेटिक फ्लो ट्रांसफर ऑफ जीन आ जाएगा, और जीन फ्रीक्वेंसी में स्टेबल विद इन अ जनरेशन, ये हार्डी वेनबर्ग ने कहा था, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैच करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है अपना, सेकंड आ रहा है। देखिए बच्चों एवोल्यूशन का एक और क्वेश्चन, डार्विन्स फिंचे बनी हुई है। डार्विन्स फिंचे किसका एग्जाम्पल है, तो डार्विन ने कहा था एडॉप्टिव रेडिएशन। तो एडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है जो कि टाइप ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर 4 होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ARH नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव, ओके, कैन रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। A नेगेटिव वाला पर्सन किस किस से ब्लड ले सकता है ये बताना है आपको। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बेसिक प्रिंसिपल और चार्ट आना चाहिए, ठीक है। डोनर ब्लड का एंटीजन, रेसिपिएंट ब्लड की एंटीबॉडी से मैच, सॉरी डोनर ब्लड एंटीजन, जो डोनर ब्लड आ रहा है उसका एंटीजन, और रेसिपिएंट ब्लड जो जिसको दिया जा रहा है उसकी एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं ए ब्लड ग्रुप की बात करूं, देखिए हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास में कुल मिला के 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। और उसमें अगर मैं ए ब्लड ग्रुप किया तो ए वाला ए को दे सकता है और ए वाला ज़्यादा से ज़्यादा ए बी को दे सकता है। सॉरी ये तो देने की बात है, रिसीव करने की अगर बात करेंगे कि ए नेगेटिव वाला किस किस से रिसीव कर सकता है। अब ओ वाला जो है वो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, ठीक है। ओ वाला ओ को भी दे सकता है, ए बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है,
और बी वाला भी ए बी को दे सकता है। ये टोटल पॉसिबिलिटी होती है ब्लड ग्रुप के केस में। अब आप देखिए ए वाला जो पर्सन है ये किस किस से ब्लड ले सकता है, तो या तो ए वाले से ले सकता है या फिर ये ओ वाले से ले सकता है। समझ में आई बात। इधर नेगेटिव भी है, तो ध्यान रखना RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव दो जो होते हैं, नेगेटिव वाला नेगेटिव को ब्लड ट्रांसफर कर सकता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को भी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर एंटीजन है, तो वो यहाँ के एंटीबॉडी स्टिमुलेट करेगा। नेगेटिव ब्लड कैन बी गिवन टू पॉजिटिव। नेगेटिव वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन, तो ये पॉजिटिव को दे भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे। तो अब आप देखिए ए नेगेटिव है, किस किस से ब्लड रिसीव कर सकता है? क्या बी नेगेटिव से कर सकता है? देखो बी वाला तो ए को देता ही नहीं है, गलत। क्या ये ए बी नेगेटिव से दे सकता है? ए बी भी ब्लड ट्रांसफर नहीं करता, ये तो वैसे भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। फिर ओ नेगेटिव, अब देखिए ओ से ले सकता है, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला नेगेटिव से ले सकता है, बिल्कुल ये ले सकता है इससे, ठीक है। ए नेगेटिव से ले सकता है, ए वाला ए से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है, तो ये भी बिल्कुल दिया जा सकता है। ए पॉजिटिव, ए वाला ए से ले तो सकता है लेकिन पॉजिटिव से नहीं लेगा, तो इसलिए ये भी नहीं चलेगा। तो ए नेगेटिव वाला किस किस से ब्लड ले पाएगा? यहाँ जो कॉम्बिनेशन दी है इसमें हमारे पास सी और डी है, ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव, नेगेटिव वाला ब्लड जो है इससे लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर 4 C एंड D ओनली। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा ब्लड किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, एंटीजन एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग ये चीज की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम दैट कैटेलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलिसिस। देखिए जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू मॉलिक्यूल को ब्रेक करे वो तो हाइड्रोलिसिस क्लास 3 का एंजाइम है, लेकिन जो हाइड्रोलिसिस के अलावा एक और है लायसेस, वो हाइड्रोलिसिस नहीं करता लेकिन मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जूलॉजी के अंदर, ये क्वेश्चन आया है हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन से, है ना। क्वेश्चन नंबर है 158। देखिए 158 में आपको दे रखी है इवेंट दे रखा है, लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 2 में आपको स्टेजेस दे रखी है मियोसिस की भी, प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 में टोटल 5 स्टेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। मैं आपको पहले बता देता हूं कि लेप्टोटीन के अंदर क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होकर क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप में विजिबल होने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जाइगोटीन में एंटर करती है तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होने लगता है? पेयरिंग, जिसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें पैकाइटिन की, तो जिन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हुई है उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है। पैकाइटिन में स्टार्ट होकर एंड तक पूरा क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाता है? कंप्लीट। जैसे ही डिप्लोटीन में जाते हैं तो जो सिनेप्सिस कहाँ बने थे, यानी साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स जो बने थे जाइगोटीन में, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग हुई थी, अब वो होमोलोगस क्रोमोसोम एक रीजन को छोड़ के सेपरेट हो जाते हैं, और जिस रीजन से अभी भी अटैच है उसको काइजमेटा बोलते हैं। और हम जैसे डाइकाइनेसिस में जाएंगे तो वहां पे देखते हैं कि काइजमेटा जब मिडल पोर्शन पे था, अब वो टर्मिनल पोर्शन में जाने लगता है, तो ये इसका क्या होगा? जिप की फॉर्म में ओपन होता है। तो बात आ रही है टर्मिनलाइजेशन कहाँ देखने को मिलेगा? डाइकाइनेसिस में। चलिए, ये बोला काइजमेटा फॉर्मेशन, आपको पता है काइजमेटा फॉर्मेशन कहाँ होगा? डिप्लोटीन के अंदर। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा? पैकाइटिन के अंदर। फिर बात करें सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा? जाइगोटीन के अंदर। और टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा डाइकाइनेसिस, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट का क्या आ रहा है? थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड, बी का 1, सी का 4th और डी का कौन सा आएगा? सेकंड। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स प्लीटेड शीट आ जाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर में भाई कई सारे बॉन्ड होते हैं जिसमें डाइसल्फाइड भी बन जाते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन आ जाएगा। तो हमारा आंसर बच्चों यहां पर क्या आएगा? 1। पहला सवाल
बच्चों जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सवाल है 160, हम डिस्कस कर रहे हैं रीनीट एग्जाम में जूलॉजी के क्वेश्चंस। 160 क्वेश्चन नंबर 160 बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम से देखने को मिलता है। कहां से देखने को मिल रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम से। आइए समझते हैं थोड़ा सा क्या पूछा गया क्वेश्चन में। आप अगर चाहेंगे तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख सकते हैं पेज नंबर 241, 243, 244, 245 पर अपनी एनसीईआरटी में चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है क्या? देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैच द लिस्ट टाइप क्वेश्चन आया है, ऑप्शंस हैं 4, दो तरफ, दोनों को मिलाना है। सही है। अभी हमें हार्मोन्स दिए गए हैं, 4 हार्मोन्स हैं, देखना यह है कि कौन सा हार्मोन क्या काम कर रहा है। देखिए भाई देखते हैं। इपिनेफ्रिन आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेड्यूला से 2 हार्मोन आते थे, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन भी कह सकते हैं। इपिनेफ्रिन का काम बच्चों होता था इमरजेंसी हार्मोन के तौर पर काम करना। इपिनेफ्रिन का काम होता था इमरजेंसी हार्मोन के तौर पर काम करना। तो ए के लिए बच्चों मुझे मिल जाता है 4th ऑप्शन। आपकी बॉडी में जब भी कोई इमरजेंसी होती है, हार्ट रेट बढ़ानी हो, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ानी हो, ब्रीदिंग की रेट बढ़ानी हो, तो इपिनेफ्रिन का काम होता था। एड्रीनल मेड्यूला का हार्मोन है बच्चों इपिनेफ्रिन। हो गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। कमाल की बात है, एक ही ऑप्शन है जिसमें मुझे ए के साथ 4th देखने को मिल रहा है। तो आंसर तो मैं यही लगा सकता हूं, बट आपको पता है हम सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं, हम तो सारी बात करेंगे। देखिए भाई, दूसरा थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। थायरॉक्सिन क्या करता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करते हैं। तो थायरॉक्सिन के साथ आ जाएगा 3rd, बी के साथ आ जाएगा 3rd। समझ पा रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन या केमिकल कंट्रोल वाला चैप्टर। 3 क्वेश्चंस टोटल देखने को मिले हैं रीनीट में। यहां से थायरॉक्सिन बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करेगा। बात आती है ऑक्सीटोसिन की। आपकी पिट्यूटरी में पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जिसको हम कहते हैं पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं बच्चों, उससे 2 हार्मोन निकलते थे, एक वैसोप्रेसिन, एक ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बच्चों कंट्रोल करता है स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता है स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन। सही है। तो ये बात हो गई। तीसरा ऑप्शन भी आ गया, देख लिया। सी के साथ सेकंड आ रहा है। ग्लूकागॉन पेनक्रियाज के अल्फा सेल्स, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के पेनक्रियाज में क्या करता है? लिवर के पास जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट करवाएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेकर आएगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो रही है, इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक काम है बच्चों इसका। इंसुलिन का काम होता था ब्लड से ग्लूकोज को हटाना, ग्लूकागॉन का काम है ब्लड में ग्लूकोज लाना। तो हाइपरग्लाइसीमिया कर सकता है ये। क्या कर सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया, खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। देखिए भाई, एक ही ऑप्शन है ऐसा। आंसर हमने ए पर ही ढूंढ लिया था। करेक्ट आंसर होगा 3rd ऑप्शन सी, या 3rd को आप करेक्ट आंसर कह सकते हैं। यहां पर यहां बच्चों खत्म होता है हमारा पहला क्वेश्चन एंडोक्राइन का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 161 क्वेश्चन आया हुआ है टिश्यूज से। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर का नाम है। पुरानी एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा, पेज नंबर 102। देखिए क्या कमाल है, एनटीए ने न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर देखने को नहीं मिलता है, बट हम हमेशा कहते हैं कि भले ही वो कॉकरोच हो या टिश्यूज हो, सवाल बन रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, इस बार भी आए हैं। एक क्वेश्चन कॉकरोच से देखने को मिला, 3 क्वेश्चंस टिश्यूज से भी देखने को मिले। तो एक टिश्यूज टॉपिक का एक क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 161। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, किसके बारे में? टाइप्स ऑफ जंक्शन। बच्चों आपको याद होगा एपिथेलियल टिश्यू में आपने एपिथेलियल टिश्यू के बीच में जंक्शंस पढ़े थे 3 तरह के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उन्हीं पर बेस्ड एक सवाल आया हुआ है। हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिखाई दे रहा है। पहला है अडेयरिंग जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। बच्चों अडेयरिंग जंक्शंस का काम होता था सीमेंटिंग कराना, वो डेस्मोसोम फॉर्म में हो या फिर टोनोफाइब्रिल्स बना के या फिर इंटरडिजिटेशन फॉर्म में हो। तो अडेयरिंग जंक्शंस तो बच्चों सीमेंटिंग करते थे, सेल्स को जोड़कर रखते थे। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। बिल्कुल सही। 3 तरह के अगर हम जंक्शन पढ़ रहे थे बच्चों,
अडहेरिंग, टाइट और गैप। टाइट जंक्शन का काम होता था टू स्टॉप लीकेज। ठीक बात है क्या? देखिए कितना प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छा सवाल देकर गया है। टाइट जंक्शन बच्चों लीकेज रोकता था, अडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग करता था। दो तरह से कर सकता है, एक हम डेस्मोसोम्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक इंटरडिजिटेशन भी है। दोनों ही चीजें जोड़कर रखने के काम आती हैं। गैप जंक्शन का काम होता था बच्चों किसी भी सब्सटेंस का या स्मॉल आयंस या लार्ज आयंस या मॉलिक्यूल्स का हाई स्पीड में एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर। तो पैसेज ऑफ मटेरियल जो प्रोवाइड होता था वो गैप जंक्शन से होता था, ट्रांसफर ऑफ आयंस। अभी हमने क्विक रिवीजन भी देख लिया। देखिए क्वेश्चंस के साथ 3 तरह के जंक्शंस का। तो यहां अब अगर मैं आकर क्वेश्चन में देखूं तो सेकंड ऑप्शन में मुझे दिखता है टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग। मुझे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है। मेरा करेक्ट आंसर सेकंड होना चाहिए। तब भी देख लेते हैं, बाकी के स्टेटमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। टाइट जंक्शंस हेल्प टू परफॉर्म सीमेंटिंग, नहीं भाई, ये काम किसका होता था? अडहेरिंग जंक्शन का। इंटरडिजिटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक दूसरे के प्लाज्मा में धस जाते थे जाकर। दूसरा डेस्मोसोम्स, प्रोटीन का बटन सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन पर बनता था। टोनोफाइब्रिल, टोनोफिलामेंट्स पूरे प्लाज्मा में फैलते थे, उनकी बात करते थे। इस तरह का था अगर आप देखना चाहें। अगर हम एक डेस्मोसोम को देखना चाहें तो ये सेल और सेल बी, सेल ए और सेल बी के बीच में मुझे डेस्मोसोम मिल रहा है। अगर मैं इंटरडिजिटेशन देखना चाहूं बच्चों तो इस तरह से मुझे इंटरडिजिटेशन देखने को मिल जाता था। ठीक है, टाइट जंक्शन की बात करें तो ये सेल ए है, ये सेल बी है। इस तरह के स्फेरिकल स्टॉपर्स देखने को मिल जाते थे जो लीकेज नहीं होने देते थे। आंसर जाएगा बच्चों सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट देख लीजिए, फोर्थ स्टेटमेंट देख लीजिए। गैप जंक्शंस हेल्प टू क्रिएट गैप बिटवीन, नहीं भाई, गैप जंक्शंस का काम था ट्रांसफर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल आयंस। ठीक बात है क्या? तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन आया हुआ है टिश्यूज से। अगला क्वेश्चन फिर से बायोटेक का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हुज रेस्ट्रिक्शन साइट इज प्रेजेंट फॉर द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट TETR जीन इन द PBR322 वेक्टर। PBR वेक्टर में टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट होती है ये बताना है आपको। PBR322 का पूरा डायग्राम आना चाहिए आपको। NCERT में इसका एक DNA का डायग्राम दिया है। इसमें एक यहाँ पर TETR जीन होता है, फिर इधर होता है AMPR जीन, 2 मार्कर जीन है इसमें। ठीक है, TETR जीन में दो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। एक होती है BAMH1 की साइट और दूसरी यहाँ पर SEL1 की साइट होती है। ठीक है, BAMH1 और SEL1, और यही हमारा आंसर भी होना चाहिए। SEL1 और PST1, देखिए एम्पिसिलिन के अंदर PST और PVU1 एंजाइम एंड PST1 एंजाइम की साइट होती है एम्पिसिलिन में, तो ये नहीं होगा। PST1 PVU1 भी नहीं होगा और BAMH1 नहीं। जो हमारा सही आंसर होगा BAMH1 और SEL1। इसके लिए आपको PBR का स्ट्रक्चर आना चाहिए, कहाँ कहाँ किसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। ओके, आंसर विल बी 1। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। चैप्टर है एनिमल किंगडम। जी आपने 4 क्वेश्चंस देखे रीनीट में चैप्टर एनिमल किंगडम से। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। अगेन मैच द लिस्ट टाइप क्वेश्चन है। इस बार के पेपर में जूलॉजी में काफी क्वेश्चंस ऐसे देखे गए मैच द लिस्ट में जो आ रहे हैं। और बच्चों 100% NCERT के क्वेश्चंस हैं। आपको पेज वाइज पेज हम बता सकते हैं कि कहां से है। पेज नंबर 48 अगर आप एनिमल किंगडम का देखेंगे, पेज नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 163 के सॉल्यूशंस आप पा पाएंगे। क्या बातें हो रही हैं देखते हैं जरा। कॉन्ड्रिच दीस बच्चों पाइसेस में, पाइसेस जिसको जनरली आप फिशेस कह देते हो, 2 सब क्लास आ रहे थे। एक आ रहा था कॉन्ट्रिचथीस, दूसरा था ऑस्टिचथीस।
ये दो सब क्लास थे पाइसिस के अंदर बच्चों। अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल से मिलाना है। कॉन्ट्रिज दीस आप एनसीईआरटी में देखेंगे बच्चों, कैरकेराडॉन एक एग्जाम्पल होता है जो कॉन्ट्रिज दीस का एग्जाम्पल है, सेकेंड ऑप्शन। ए के साथ क्या चला जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। अगर मैं साइक्लोस्टोमेटा की बात करूं तो बच्चों जब वर्टिब्रेट्स को डिवाइड करते थे तो डिविजन्स होते थे, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। जॉलेस ऑर्गेनिज्म होते थे एग्नेथा, एग्नेथा में आता था मेरा साइक्लोस्टोमेटा। मिक्सीन बच्चों इसका एक एग्जाम्पल है, मिक्सीन। बी के साथ मेरे पास आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है क्या, ए के साथ सेकंड, बी के साथ थर्ड। हाँ बच्चों, एक ही ऑप्शन है जो देखने को मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन। फिर भी हम पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे, आंसर तो हमने पहले ही निकाल लिया। ए के साथ सेकंड, बी के साथ थर्ड। सी देखते हैं, ऑस्टिच दीस फिर से मैंने बताया पाइसिस के अंडर आता है। इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों क्लैरियास, एनसीईआरटी पेज नंबर 48 देखने को मिलेगा आपको, क्लैरियास एग्जाम्पल है। सी के साथ बच्चों मेरे साथ आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है क्या। डी देख लेते हैं एक बार, डी एम्फीबिया। एक लिम्बलेस एम्फीबिया होता है एम्फीबियंस के एग्जाम्पल में बच्चों, देखा गया एक लिम्बलेस एम्फीबिया जिसके लिम्ब्स नहीं होंगे। इक्तियोपिस एग्जाम्पल कहलाता है, इक्तियोपिस। डी में आ जाएगा इक्तियोपिस, लिम्बलेस एम्फीबिया भी कहते हैं इसको, लिम्बलेस एम्फीबिया। ये बात समझ आती है। देखिए पेपर देखा जाए तो ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू गए हैं और अगर आपने एग्जांपल्स देखे होंगे तो आपको इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई एम सॉरी, इस क्वेश्चन को इस तरह के और भी क्वेश्चंस देखे गए, इसको बहुत इजीली किया जा सकता है। मुझे याद रखना था डिविजन्स, क्लासिफिकेशन, जितने भी फाइलम्स थे, जो भी क्लासेस थे, डिविजन्स थे, मुझे वो याद रखने हैं। दूसरा उसमें आने वाले एग्जाम्पल्स, और डायरेक्टली सारे एग्जाम्पल्स बच्चों एनसीईआरटी के हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जा रहा है आंसर नंबर 3, आंसर थर्ड। यहां होती है क्वेश्चन 163 की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन असर्शन रीजन। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आ रहा है। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम ओव्यूलेशन के बारे में जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं। आप सब जानते हैं बच्चों कि अगर एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरेज 28 डेज की माने तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों जो मिड होता है वो होता है 14th डे, और 14th डे पे क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन। रीज़न क्या रहता है बच्चों इसके पीछे का, कि यहाँ LH के लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट। तो देखिए आपको असर्शन क्या दे रखा है बच्चों, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस अप्रॉक्सीमेटली ऑन 14th। अप्रॉक्सीमेटली क्यों, मिड ऑफ द साइकिल है बच्चों, 14th हम मान के चल रहे हैं इसको। रीजन रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH इन द मिडल, मिडल में LH का सिक्रीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, LH सर्ज आ रहा है, और उसकी वजह से कौन रप्चर हो जाता है बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल, और ओव्यूलेशन अकर्स। इज दैट क्लियर। तो बताओ क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सही हैं, तो A एंड R आर बोथ करेक्ट, तो ये दोनों में से होगा। और क्या बच्चों R इसका सही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही है। सो द आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में बात की है। मतलब एक प्लासेंटेलियन से हमें एक मार्सुपियल को मैच करना है। भाई प्लासेंटेलियन और मार्सुपियल आपस में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, अपन एडॉप्टिव रेडिएशन में पढ़ते हैं। तो लेमर का तो हो जाएगा स्पॉटेड कस्कस, बॉबकैट का टस्मानियन टाइगर कैट, एंट ईटर का नम्बेट, और फ्लाइंग स्क्वेरल का फ्लाइंग फैलेंजर। ये सारे प्लासेंटेलियन, ये सारे मार्सुपियल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर है 166, ये भी सेल साइकिल का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्या दे रखी है, इंटरफेज की कुछ स्टेजेस दे रखी है, G0 दे रखी है, G1 दे रखी है, और एक ये सेल साइकिल के बाहर के स्टेज भी G0 दे रखी है, और S फेज दे रखी है। आपको पता है G2 स्टेज में क्या होता है, G2 स्टेज के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा, G2 स्टेज में। G1 स्टेज की अगर हम बात करें तो G1 स्टेज के अंदर सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, दूसरा वहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस होंगे, दूसरा जो DNA रेप्लिकेशन में यूज़ होने वाले प्रोटीन है वो भी कहाँ बनेंगे, और मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट भी कहाँ होंगे, G1 स्टेज में। अगर मैं G0 फेज की बात करूँ
तो जी नॉट फेज के अंदर बात करें तो सेल प्रोलिफरेट नहीं करेगी, यानी डिवीजन नहीं करेगी, लेकिन मेटाबॉलिकली क्या मिलेगी आपको, एक्टिव। और एस फेज की बात करें तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। चलिए स्टेटमेंट क्या क्या है, बोले सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट। मेटाबॉलिकली एक्टिव है और प्रोलिफरेट कर रही है, मतलब जी नॉट तो नहीं है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है और प्रोलिफरेट भी कर रही है, यानी कौन से स्टेज की बात कर रहा है, ये G1 स्टेज की बात कर रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, नाम से पता चल रहा है सिंथेसिस होगा, यानी एस फेज होगी। फिर बोल रहा है प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। अब प्रोटीन G1 में भी बन सकता है और G2 में भी बन सकता है, तो प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होंगे, G2 स्टेज के अंदर। और लास्ट बोल रहा है क्विसेंट स्टेज है विद मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। सेल क्विसेंट एकदम शांत है और मेटाबॉलिकली क्या है, एक्टिव है। एक्टिव है मतलब ये कौन से है, जी नॉट स्टेज की बात कर रहा है। तो ए का सेकंड है, बी का क्या है, फोर्थ। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का कौन सा होगा, 1 और डी का कौन सा होगा, 3rd। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। ये भी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। आपको कुछ इंटरेक्शन दे रखे हैं। पहला बोल रहा है माइग्रेटरी फ्लेमिंगोस एंड रेजिडेंट फिश इन साउथ अमेरिकन लेक, यानी दो अलग अलग स्पीसीज है। दो क्या, एक फ्लेमिंगो एक बर्ड है, एक फिश क्या है, फिश है। तो अगर हम बात करें तो दोनों क्या सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल है, डिफरेंट के। जब डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है तो हम उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो बात आता है कि माइग्रेटरी फ्लेमिंगो और रेजिडेंट फिश के जो बीच में कंपटीशन हो रहा है उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दूसरा बोला है एबिंगडन टोर्टोइस बिकम एक्सटिंक्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ गोट इन देयर हैबिटाट। देखिए, जब रिसोर्सेज क्या होते हैं, अनलिमिटेड, लेकिन अगर एक स्पीसीज की फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा हो तो वो दूसरी स्पीसीज जिसकी फीडिंग एफिशिएंसी कम हो उसको एक्सटिंक्ट कर सकता है। इस टाइप के कंपटीशन को बोलते हैं हम इंटरफ्रेंस कंपटीशन। यही हुआ था कि जब गैलापेगोस आइलैंड के अंदर गोट को इंट्रोड्यूस करवाया तो गोट की फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के टोर्टोइस क्या हो गए, एक्सटिंक्ट। यानी किस टाइप का कंपटीशन, इंटरफ्रेंस कंपटीशन। तो अगर हम बात करें तो कौन सा कंपटीशन, इंटरफ्रेंस कंपटीशन। फिर बात आ रही है कि चेथ मेलस एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज इन द एब्सेंस ऑफ बैलेंस, यानी दो स्पीसीज कंपटीशन कर रही है, एक सुपीरियर है दूसरी इन्फीरियर है। लेकिन अगर इन्फीरियर स्पीसीज की मैं बात करूं तो ग्रोथ कब करेगी, जब आप सुपीरियर स्पीसीज को वहां से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। जब क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटली सुपीरियर स्पीसीज को वहां से रिमूव किया जाता है तो जो इन्फीरियर स्पीसीज है वो ड्रामेटिकली ग्रोथ शो करती है। और इस टाइप की ग्रोथ को या इस टाइप के जो इंटरेक्शन उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन रिलीज। यानी आपने क्या करा, सुपीरियर को हटा दिया, यानी कॉम्पिटिशन क्या कर दिया, इन्फीरियर का रिलीज कर दिया। तो सेम चीज, कॉम्पिटिशन को क्या कर दिया आपने, रिलीज कर दिया, तो इसको कॉम्पिटिशन रिलीज बोलेंगे। फिर बोल रहा है 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर फीडिंग इन डिफरेंट लोकेशन ऑन सेम ट्री, एक ही ट्री के डिफरेंट लोकेशन पे फीडिंग कर रही है, यानी उन्होंने रिसोर्सेज का क्या कर लिया, पार्टीशन करके उसी एरिया में सर्वाइव कर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। ठीक है, देखिए ए का फोर्थ, बी का 1, सी का सेकंड और डी का कौन सा होगा, 3rd होगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ अगेन आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। आपसे कहा गया है कि डिफरेंट माइक्रोब्स और उनके प्रोडक्ट्स हैं, आपको मैच करना है किसका प्रोडक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस की। तो यहाँ ये बनाता है क्लॉटबस्टर। इसके बाद ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलता है साइक्लोस्पोरीन है, मोनास्कस परप्यूरियस स्टैटिन्स बनाते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स होते हैं, और एस्परगिलस नाइजर जो है ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169। देखिए 169 क्वेश्चन है वो हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से क्वेश्चन है। 169 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि F1 पार्टिकल, आपको पता है F1 पार्टिकल आपको या तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे, है ना, अगर क्लोरोप्लास्ट में तो उनको CF1 पार्टिकल बोलते हैं। तो F1 पार्टिकल आपको कहाँ मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या काम करते हैं F1 पार्टिकल, एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं, यानी एटीपी सिंथेसिस के 2 पार्टिकल होते हैं, एक F0 और एक F1 पार्टिकल। तो F1 पार्टिकल आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। बात आ रही है स्टोन।
देखिए क्रोमेटिन की अगर मैं बात करूं या क्रोमोसोम की बात करूं तो उनके अंदर स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? स्टोन प्रोटीन, जो डीएनए को क्या करते हैं? रैप करते हैं। एक टाइप के बेसिक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। तो ये आपको कहां देखने को मिलेंगे? स्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम के अंदर। नेक्स्ट बात कर रहा है एक्सोनीम। देखिए सीलिया फ्लेजिला हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? यूकैरियोटिक सीलिया फ्लेजिला। तो यूकैरियोटिक सीलिया फ्लेजिला जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, अगर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाए, या हम क्या बोलें, सीलिया फ्लेजिला का जो कोर पार्ट है, अंदर वाला पूरा स्केलेटन है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। तो एक्सोनीम आपको कहां देखने को मिलेगा? सीलिया के अंदर। और सिस्टनी या तो किस में मिलेगी आपको? ईआर में मिलेगी, या किस में मिलेगी? गोल्जी बॉडी में। तो यहाँ पे सिस्टनी किस में मिल रही है? गोल्जी बॉडी में। तो बात आ रही है कि ए का तो क्या होगा? फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का 1, सी का 2, ए का फोर्थ, बी का 1, सी का 2, डी का थर्ड। यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्टली फ्रॉम योर बैरियर मेथड्स जो हमने पढ़े हुए हैं, है ना। हमारे पास यहाँ पे कुछ बैरियर मेथड्स, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दे रखे हैं। आईयूडीज के बारे में भी पूछा हुआ है। जब आप पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको 2 पार्ट्स में आपने पढ़ा है बच्चों, जिसमें आप एक पहला पॉइंट पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, उसी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, वो आईयूडीज बच्चों जो कॉपर रिलीज करती हैं। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी आईयूडी होती है? कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा बच्चों? मल्टीलोड 375। दिस इज अ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। देन यू हैव अ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। द ओनली एग्जाम्पल गिवन इन एनसीईआरटी इज लिपेज लूप। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा बच्चों? फोर्थ जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर एक वर्ड ऐसा हो गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव को हम बैरियर कहते हैं, पर इसमें ये बैरियर मेथड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बैरियर मेथड कौन सा दिखा रखा है बच्चों? यहाँ दिखा रखा है वॉल्ट्स, जो फीमेल यूज करती हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में आंसर चला जाएगा LNG-20। इसकी जगह अगर इन्होंने दिया होता प्रोजेस्टासर्ट तो वो भी क्या हो जाता बेटा? ठीक हो जाता। बात समझ रहे हैं क्या? ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या जाना चाहिए? ए का क्या जाएगा बच्चों? 2। तो फटाफट से देखते हैं किस किस में दे रखा है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में। तो ये तो क्या हो गया? गलत। ठीक है। बी का क्या जाना चाहिए बच्चों? बी का आंसर जाना चाहिए नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। बी का आंसर क्या है? फोर्थ। तो बी का यहाँ पे देख लेते हैं अपन, किस में दे रखा है? फोर्थ। हमें दे रखा है फर्स्ट में और फोर्थ में। तो बच्चों थर्ड भी क्या हो गया? गलत। फिर आता है बच्चों सी, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर। इसका क्या आंसर जा रहा है? 1। तो ध्यान से देखें, ये किस में दे रखा है? सी का 1। हमें दे रखा है ये फोर्थ ऑप्शन में। सो द आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे कहा गया है एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स दैट किल अदर माइक्रोब्स। बिल्कुल सही बात है सर। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स होते हैं जो माइक्रोब से ही मिलते हैं और वो दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। इसके बाद एंटीबॉडीज आर केमिकल्स फॉर्म्ड इन बॉडीज दैट एलिमिनेट माइक्रोब्स। बिल्कुल सही बात है। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? जितने भी एंटीजन आ रहे हैं उनको वहां पर ट्रैप कर रहे हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास सही। तो हम कह रहे हैं कि सर बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों ध्यान देंगे, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में जब आप मैमरी ग्लैंड पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर पूछा है, उसका पाथवे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कह रहा है ह्यूमन मैमरी ग्लैंड में क्या होगा रूट मिल्क इजेक्शन का। ठीक है। तो मिल्क इजेक्शन के रूट को समझने के लिए बच्चों हम जानते हैं कि जो मैमरी ग्लैंड होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे लोब्स में डिवाइडेड होता है, 15 to 20 मैमरी लोब्स। इन मैमरी लोब्स के अंदर बच्चों मिल्क सिक्रीट करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। तो देयर आर मैमरी एल्वियोलाइज प्रेजेंट। इन एल्वियोलाई से बच्चों जो डक्ट निकलती है उसे आप कहते हैं मैमरी टिब्यूल। ये टिब्यूल्स बहुत सारे एक साथ मिलने के बाद बच्चों क्या बनाते हैं? दे फ्यूज एंड फॉर्म मैमरी डक्ट। ये एक जगह पे जब फूल जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, तब आप इन्हें कहते हैं मैमरी एम्प्यूला। और एवरी एम्प्यूला कम्स आउट फ्रॉम द मैमरी लोब इन द फॉर्म ऑफ अ लैक्टिफेरस डक्ट। तो
तो अगर ध्यान दें बच्चों, ट्रैवर्स करें इस पाथ को, तो सबसे पहले मिल्क कहाँ से निकलेगा बच्चों? एल्वियोलाई से। तो इसे आप बोल देंगे क्या? मैमरी एल्वियोलस। तो पहला जाना चाहिए सी। अब आप ऑप्शन में देखें 2 और 3 में है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को क्या कर दें? गलत। मैमरी एल्वियोलस से किस में जाएगा बच्चों? टिब्यूल में जाएगा, तो डी। इसके बाद आना चाहिए बच्चों ई। मैमरी टिब्यूल के बाद जाएगा मैमरी डक्ट में, उसके बाद आना चाहिए ए। तो आंसर यहीं पे दिख रहा है मुझे, पर फिर भी देखिए आगे। इसके बाद आपके पास क्या जाएगा बेटा? एम्प्यूला, दैट इज डी, एंड फिर आएगा बी। सो द आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इको R1? इको R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उसके लिए क्या क्या चीजें सही हैं? कट द डीएनए विद ब्लंट एंड। इको R1 ध्यान रखिएगा, ब्लंट एंड नहीं बनाता, ऑब्लिक एंड बनाता है, ऑब्लिक कट करता है, तो ये हमेशा स्टिकी एंड बनाता है। कट द डीएनए विद स्टिकी एंड, ये सही है। ये स्ट्रेट कट करने वाला ब्लंट एंड बनाता है, इको R1 ऑब्लिक कट करता है, तो ये क्या बनाएगा? स्टिकी एंड। रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है, कौन सी? GAATTC। इसकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो है GAATTC, ये इसी रेस्ट्रिक्शन साइट पर रिकॉग्नाइज करता है। कट द डीएनए बिटवीन द बेस G एंड A व्हेन एनकाउंटर्स विद डीएनए सीक्वेंस, ये रहा GAATTC, तो ये हमेशा G और A के बीच में कट करता है। तो ये तीनों बातें सही है, केवल ये पहला वाला गलत है। तो चूज द करेक्ट आंसर, तो हमारा होगा B, C एंड D। B, C, D हमारा ऑप्शन हो गया, ये फोर्थ वाला, ये सही होगा। बच्चों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की, जो देखा गया है कॉकरोच से। देखिए न्यू एनसीईआरटी में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा, पुरानी एनसीईआरटी पेज नंबर 415 के पास आप देखेंगे तो आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। कॉकरोच से ये क्वेश्चन देखा गया, ये सब टॉपिक है बच्चों किसके अंडर? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल के अंदर एक सब टॉपिक देखा गया कॉकरोच, जिसका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं मैक्सिमम बच्चों। मेल और फीमेल में क्या क्या मिलता है इसकी बात करेंगे। यहां से यहां मैं मेल कॉकरोच की बातें लिख दूंगा और यहां पर फीमेल कॉकरोच की बातें हम करेंगे। दिए हुए ऑप्शंस में से हमें सिर्फ इतना बताना था कि मेल कॉकरोच में और फीमेल कॉकरोच में क्या क्या मिल रहा है। देखिए कोलैटरल ग्लैंड्स फीमेल कॉकरोच में पाए जाते थे बच्चों। कहां पाए जाते थे? फीमेल कॉकरोच में। अगर आपको याद हो तो ये इस तरह के होते थे, बिल्कुल ब्रांच स्ट्रक्चर, जो ऊथिका बनाने में हेल्प करते थे, ऊथिका बनाने में हेल्प करते थे। इस तरह के ब्रांच्ड एक पेयर कोलेटरल ग्लैंड्स पाए जाते थे जो ऊथिका फॉर्म करने में हेल्प करते थे, तो फीमेल में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं मशरूम ग्लैंड्स की, एनल स्टाइल की, फैलिक ग्लैंड की, बच्चों ये तीनों चीजें, मशरूम ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड और एनल स्टाइल, ये तीनों ही चीजें मेल कॉकरोच में पाई जाती हैं। मशरूम ग्लैंड्स स्मॉल और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते थे, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के ऊपर यूरिकोस ग्लैंड होता था, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता था। मशरूम ग्लैंड के स्मॉल ट्यूब्यूल्स जो स्पर्मेटोफोर जा रहा है उसके ऊपर फर्स्ट लेयर चढ़ाते थे। फैलिक ग्लैंड से थर्ड लेयर चढ़ाई जाती थी जब वो बाहर आ जाता था। तो ये इनके काम है। एनल स्टाइल्स कॉकरोच के इंटरकोर्स या कॉइटस के दौरान, कॉपुलेशन के दौरान काम आता है, ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन है, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन है एनल स्टाइल। फीमेल्स में बात करें तो कोलेटरल ग्लैंड्स देखने को मिल रहे थे, और दूसरा स्पर्मेथीका, एक चैम्बर होता है बच्चों छोटा सा, स्पर्मेथीका। क्या काम है इसका? वो जो स्पर्मेटोफोर या स्पर्म्स का बंच आ रहा था मेल कॉकरोच, वो यहीं रखता है फीमेल्स में, स्पर्मेथीका। बाद में ऊथिका में पैक करने के लिए स्पर्मेथीका से स्पर्म्स और ओविडक्ट से ओवा आता है और फर्टिलाइज करके एग्स को पैक कर दिया जाता है ऊथिका में। ये कॉकरोच की स्टोरी थी बच्चों। स्पर्मेथीका और कोलेटरल ग्लैंड मेरे फीमेल्स में मिल जाएंगे। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन है। ए और सी करेक्ट बताता हुआ कौन सा ऑप्शन है बच्चों? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन फोर्थ, जिसमें ए और सी करेक्ट है। करेक्ट आंसर चला जाएगा 4।
यहां खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 174। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दिस क्वेश्चन हैज़ अ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 बच्चों। इसमें हमें कुछ टर्म्स दिए हैं इस चैप्टर में से, तो ध्यान देते हैं ये टर्म्स किससे रिलेटेड हैं। ठीक है, सबसे पहला दिया है बच्चों हमें क्या, मैलिग्नेंट ट्यूमर। आप जानते हैं 2 तरीके के ट्यूमर होते हैं, एक बिनाइन एक मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर जो है वो हार्मफुल नहीं होता क्योंकि वो स्प्रेड नहीं होता। मैलिग्नेंट इज वेरी वेरी डेंजरस, वेरी फेटल। क्यों है बच्चों, क्योंकि ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये मेटास्टैसिस शो करता है। मेटास्टैसिस इज दी डेंजरस एबिलिटी ऑफ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसकी वजह से आपका ट्यूमर बॉडी में स्प्रेड होता है, दूसरी जगहों पर जाकर भी क्या क्रिएट करता है, एक ट्यूमर। तो यहाँ पे फर्स्ट का ए का जाना चाहिए बच्चों, थर्ड। ठीक है, माल्ट, माल्ट इज योर म्यूकोसा एसोसिएटेड। एलटी का क्या मतलब है, लिम्फॉइड टिश्यू। तो ये तो यही क्लियर हो गया कि क्या है ये, एक लिम्फॉइड टिश्यू। तो इसके साथ जाएगा बच्चों फोर्थ, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके लिए है, एड्स के लिए। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, 2 एड्स। अल्फा इंटरफेरॉन्स बच्चों, अल्फा इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, दीज आर बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स, इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करने के लिए होते हैं। हमारी बॉडी में कैंसर में जब ट्यूमर बनते हैं वो हमारे खुद के सेल होते हैं, हमारे खुद के सेल्स के लिए हमारी इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। तो ये क्यों दिए जाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम काम करे, किसके अगेंस्ट, कैंसर सेल्स, और किसको डिस्ट्रॉय कर दे बेटा, ट्यूमर्स को। तो इसके साथ जाएगा क्या, फर्स्ट, दैट इज डिस्ट्रॉय ट्यूमर्स। तो आंसर देखते हैं बच्चों, ए का क्या रहा है, थर्ड, जो कि अपन को 3 में दे रखा है। देखें तो सेकेंड तो यहीं गलत कर देंगे। बी का जाना चाहिए बच्चों फोर्थ, तो जो हमें 2 में दे रखा है, इसलिए फोर्थ भी क्या हो गया बेटा, गलत। फिर दे रखा है बेटा नाको का जा रहा है 2, तो सी का जाना चाहिए बच्चों 2, तो ये इसमें 2 है और इसमें 1, इसलिए आंसर क्या जा रहा है, फर्स्ट। ये यहाँ क्या हो गया, गलत। तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन आया हुआ है एनिमल किंगडम से। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है टोटल क्वेश्चन 4 देखे गए रीनीट में एनिमल किंगडम से। एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। एनसीईआरटी ओपन करेंगे, एक एक एग्जाम्पल मिल जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, ऑल टुगेदर कंबाइंड इंफॉर्मेशन पर आया एग्जाम्पल की। पूछा गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में पाया जाता है, ये वाली बात हुई। तो हमें बताना था कि भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में मिलना है। देखा जाए तो क्वेश्चन लगता है हाँ भाई इतने सारे एग्जांपल्स को पढ़ के रखना है, बट अगर फाइलम के हिसाब से करें तो आसान हो जाएगा। देखिए फाइलम होता है एनिलिडा, जिसके एग्जांपल्स हैं पेरिथिमा, हिरुडिनेरिया और निरीस। बच्चों ये तीनों ही क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन के एग्जाम्पल हैं, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन के। अभी जब मुझे दिख गया कि ये तीनों क्लोज ब्लड सर्कुलेशन के हैं, वहीं पर मेरा एनाफिलीज, लाइम्यूलस, फॉसिल क्रैब कह देते हैं, लाइम्यूलस, किंग क्रैब, फॉसिल क्रैब, और लाइमेक्स। लाइमेक्स एक मॉलस्क है बच्चों, ये दोनों अर्थ्रोपोड हैं। और एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली लिखा है अर्थ्रोपोडा में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है बच्चों। आपने कॉकरोच भी देखा होगा, वो भी एक अर्थ्रोपोड है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। करेक्ट आंसर इसलिए यहां का जाता है ऑप्शन नंबर 3। एनाफिलीज, लाइमेक्स और लाइम्यूलस बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न यही था कि हम सारे एग्जांपल्स पढ़कर रखते, उन फाइलम में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है उस कैरेक्टर को पढ़कर रखते। हमने देखा कि हिरुडिनेरिया, पेरिथिमा और नीरीज सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, एनिलिडा के एग्जाम्पल हैं, और एनिलिडा में क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है। यहां जाकर हमने इस क्वेश्चन को डन किया बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन आया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, सब टॉपिक है टिश्यूज, ओल्ड एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको।
ओल्ड एनसीईआरटी के पेज नंबर 103 पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू का क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया कि इनमें से किसके सेल्स फाइबर सिक्रीट करते हैं, कोलेजन के और इलास्टिन के। तो कुछ टिश्यूज दिए गए, कार्टिलेज, बोन, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और ब्लड। बच्चों एनसीईआरटी में एक बात बताई जाती है कि बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यूज के फाइबर्स उन्हीं के सेल सिक्रीट करते हैं, एक ब्लड ऐसा एक्सेप्शन है जिसके फाइबर्स सिक्रीट नहीं होते हैं। ठीक है क्या? तो ये सभी कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर सिक्रीट किए जाएंगे कार्टिलेज में, बोन में, एरियोलर टिश्यू में और एडिपोज टिश्यू में, सिर्फ एक ब्लड में नहीं होंगे। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है ऐसा। ए, बी, सी एंड ई सेकंड ऑप्शन आ रहा है बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर से समझें, एक लाइन बताई गई है एनसीईआरटी पेज नंबर 103 कि सभी सेल्स के फाइबर, सभी कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर उन्हीं के सेल सिक्रीट करते हैं, बट ब्लड में ऐसा नहीं देखा जाता है। उसी बेसिस पर ये लिया गया। हमें पता है कार्टिलेज में भी फाइबर्स होते हैं, हमें पता है बोन में भी फाइबर्स देखे जाते हैं, एरियोलर टिश्यू में भी हैं, एडिपोज में भी हैं, और कोलेजन और इलास्टिन मिलते हैं। ब्लड में ऐसा नहीं है, ब्लड के फाइबर्स अलग, ब्लड में ये कोलेजन और इलास्टिन की बात नहीं होती है। तो आंसर सिर्फ डी नहीं होगा ऑप्शन में, बाकी सब सही जाएगा। यहां पर बच्चों इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन आया है अगेन एनिमल किंगडम से। टोटल 4 क्वेश्चंस देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं क्या आंसर है इसका। Which of the following pairs is an incorrect match? मुझे बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं मिला है। देखिए बहुत ही इजी एग्जांपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे? कैरेक्टरिस्टिक्स जो 10 हम पढ़ते हैं, जिसके बेसिस पर फाइलम बनाए गए, उसी से क्वेश्चन दे दिया। देखिए भाई, एनेलिडा और अर्थ्रोपोडा में कहता है बायलेटरल एसिमेट्री मिल रही है, बायलेटरल एसिमेट्री। देखिए भाई, स्पॉन्जेस में एसिलोमेट्स, स्पॉन्जेस में एसिलोमेट होते हैं। स्पॉन्जेस पॉरीफर्स हैं बच्चों। पॉरीफेरा सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे हैं? सेल्यूलर ग्रेड, सेल एग्रीगेट। अब जो सेल एग्रीगेट है वो तो एसिलोमेट होगा ही, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। बच्चों बात सही है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दो ऐसे फाइलम थे जिनको आप एक एक्सिस में किसी भी प्लेन में काट दो तो वो बराबर ही बढ़ते थे, रेडियल सिमेट्री दिखाते थे। बात ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थिस, यहां पर इसको सिमेट्री कर दीजिए बच्चों। एनालिट्स से लेकर अर्थ्रोपोड्स बायलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको एसिमेट्रिक की जगह ये सिमेट्रिक है, बायलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर रेडियली सिमेट्रिकल हैं, बात ठीक है। मुझे इनकरेक्ट बताना था। देखिए भाई, देखिए प्लेटीहेल्मिन्थ वो पहला फाइलम था जिसमें तीनों जर्म लेयर पाई जा रही थी, प्लेटीहेल्मिन्थ के पहले तक। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होते थे बच्चों, 2 जर्म लेयर, एंडोडर्म और एक्टोडर्म पाए जाते थे। मीसोडर्म की जगह मीसोगिलियल सेल मास हुआ करता था। और मैं बात करूं प्लेटीहेल्मिन्थिस की तो ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, इसमें तीनों जर्म लेयर पाई जाती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म मिडिल वाला और एक्टोडर्म, तीनों ही लेयर्स इसमें पाई जा रही हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4th। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थिस बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक नहीं। सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इनके साथ साथ रेडियल सिमेट्री और कौन दिखा देता था? रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री पॉरेफर्स में साइकन और ल्यूकोसोलेनिया दिखा देते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्पॉन्जेस एसिलोमेट होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एनालिट से अर्थ्रोपोड्स बायलेटरल सिमेट्री दिखा रहे हैं, बात ठीक कही गई ही है। चलिए इस बात पर हम ये क्वेश्चन खत्म करेंगे। आंसर करेक्ट है 4th। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रीथिंग से।
क्या कह रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम। भाई रेसिडुअल वॉल्यूम होता क्या है, देखिए जब हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर देते हैं तब भी वॉल्यूम एयर, लंग्स में एयर बच जाती है, उसी को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 3। वाइटल कैपेसिटी क्या होगा भाई, वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथेड इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। बिल्कुल, हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लिया, उसके बाद जो मैक्सिमम एयर ले सकते हैं वाइटल कैपेसिटी है। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितनी एयर निकाल सकते हैं, मतलब टीवी प्लस ERV, ये हो जाएगी एक्सपायरेटरी और टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीथिंग वाला टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या मैच कर रहा है, 3 कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने 1-2 को मैच करना है। लिविंग फॉसिल पूछ लिया गया है। लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल क्या है, लिविंग फॉसिल आएगा लेटिमेरिया सीलाकेंथ। सीलाकेंथ का ही दूसरा नाम दिया हुआ है, एवोल्यूशन में सीलाकेंथ पढ़ते हैं, उसी का दूसरा नाम लेटिमेरिया है भाई। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक कौन सी है इनमें से देख लीजिए, एकिडिना, कनेक्टिंग लिंक एकिडिना। वेस्टिजियल ऑर्गन देखिए भाई, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और अटाविज्म क्या है, अटाविज्म मतलब सडन अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, तो डी का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर देख लो, आंसर क्या जा रहा है, आंसर फर्स्ट जा रहा है इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, नर्वस सिस्टम से स्वान सेल, स्वान सेल के बारे में पूछ रहा है भाई। माइलिन शीथ बनाती है, ए का 3 वाला ऑप्शन ही एक है। देखिए सिनेप्टिक नोब, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। बायपोलर न्यूरॉन रेटिना में होंगे और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में होंगे। मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रम में होंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। आंसर 1 आ जाएगा। बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 182। क्वेश्चन देखा जा रहा है एंडोक्राइन सिस्टम से। देखिए हार्मोन और उनके फंक्शनिंग पर क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखिए क्वेश्चन में बात की गई है डायूरेसिस कौन प्रिवेंट कर रहा है, कौन सा हार्मोन। डायूरेसिस क्या होता है, पानी का लॉस होना यूरिन में। तो डायूरेसिस को कौन प्रिवेंट करता है बच्चों, एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, जो आता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से। अब थोड़ा सा समझेंगे। पिट्यूटरी एक ग्लैंड है बच्चों, आप सभी को पता है। पिट्यूटरी के 2 रीजन हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसको मैं एंटीरियर पिट्यूटरी भी कह देता हूं। दूसरा है बच्चों न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस रीजन को ही बच्चों मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर पार्स नर्वोसा भी कहता हूं। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता है कि भाई पिट्यूटरी वैसे डिवाइडेड, तो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी देखें तो वहां पार्स इंटरमीडिया भी होता था। ह्यूमंस में उतना डेवलप नहीं है, डिटैच नहीं है, बट होता था। हम बात कर रहे हैं वैसोप्रेसिन की, जो कि हार्मोन है न्यूरोहाइपोफाइसिस का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। क्या करता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन बच्चों जब सिक्रीट होता है तो ये जाता है किडनीज में, किडनी में ये जाता है नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन में एक हिस्सा होता है बच्चों DCT, जिसको मैं कहता हूं डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। यहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है। शरीर में पानी को वापस रीअब्जॉर्ब करा देता है। कौन, वैसोप्रेसिन। ठीक है क्या, तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पानी वापस बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। किसके इन्फ्लुएंस में, वैसोप्रेसिन के। तो डायूरेसिस को किसने प्रिवेंट किया, वैसोप्रेसिन ने, वाटर रिटेंशन कराकर। बच्चों याद रखेंगे आंसर है 4th NCERT के पेज नंबर 242 पर। आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, यहां खत्म होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 182, जो कि एंडोक्राइन से देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ STDs। STDs क्या होती हैं बच्चों,
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसकी जगह अगर ये STI बोलते तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और इसकी जगह ये वेनीरियल डिजीजेस भी बोल सकते थे क्योंकि वो भी क्या होते हैं आपकी STDs, ठीक है। इनमें से हमें बताना क्या है, विच आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। नॉट, आपको ध्यान देना है कि आपकी बहुत सारी STDs ऐसी हैं जिनका कंप्लीट क्योर होता है बच्चों, जिनको सही किया जा सकता है, कुछ ऐसी हैं जिनको क्योर नहीं किया जा सकता। और इनमें कौन आती है बच्चों, 3 डिजीजेस, वो कौन कौन सी है आपके पास, एक हो गई आपके पास एड्स, एक हो गई बेटा हर्पीज़। अब क्योंकि ये हर्पीज़ बॉडी में और भी जगह होता है, हम यहाँ कौन से हर्पीज़ की बात करते हैं, जेनाइटल हर्पीज़, और एक हो गया बच्चों क्या, हेपेटाइटिस, ठीक है। ये तीनों को आपको याद रखना है। कैसे याद रख सकते हैं आप, इसे याद रख सकते हैं आह से, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ सही नहीं हो सकती उसके लिए क्या निकलेगी आपकी आह। बात समझ रहे हैं क्या। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो गया, एड्स, जेनाइटल हर्पीज़ और हेपेटाइटिस। यहाँ देखेंगे ध्यान से, ए दे रखा है बेटा वॉट्स, ये ट्रीट कर सकते हैं, सिफिलिस भी ट्रीट कर सकते हैं, ट्राइकोमोनियासिस भी ट्रीट कर सकते हैं। हर्पीज़ का कंप्लीट क्योर नहीं है, हेपेटाइटिस का नहीं है। तो आंसर जाएगा क्या बच्चों, B and D। सो द आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, B and D ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैलियोजोइक एरा। एवोल्यूशन से पैलियोजोइक एरा का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो पैलियोजोइक एरा में 6 पीरियड होते हैं, देखिए 6 पीरियड होंगे, ठीक है। पैलियोजोइक एरा के 6 पीरियड हैं, कौन कौन से हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, सेकेंड आ गया, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लव साउंड ऑफ हार्ट इज कॉज्ड बाय। भाई लव फर्स्ट हार्ट साउंड होती है जो कि कस्पिड वाल्व के क्लोज होने की होती है। सो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ह्यूमन फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात हो रही है बच्चों, है ना। ह्यूमन फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया मतलब आपका बात हो रही है बच्चों किसकी, वल्वा की, जिसमें आपने पढ़ रखे हैं बच्चों कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, 5 स्ट्रक्चर्स, राइट। जिसमें से वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज मॉन्स प्यूबिस। अगर आप याद करें तो मॉन्स प्यूबिस इज द अपर पार्ट, द फैटी पार्ट, द कुशनी पार्ट विच इज प्रेजेंट अबव द वजाइना। आप कह सकते हैं ये अपर लेयर होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है बताओ, फैटी कुशन ऑफ सेल्स, जिसके ऊपर आपको स्किन और हेयर मिलते हैं। तो मॉन्स प्यूबिस क्या हो गया बेटा, सेकंड। तो ए के साथ क्या जाना चाहिए, देखिए सेकंड, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत कर दीजिए, सेकंड और थर्ड, राइट। बी क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जब अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया बेटा, मॉन्स प्यूबिस। ये बाहर से किससे कवर्ड होता है, 2 लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर्स से, जिन्हें आप कहते हैं लेबिया मेजोरा। इनके अंदर इनसे थिन वाले फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, इन्हें आप नाम देते हैं बच्चों क्या, लेबिया माइनोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है बच्चों, जिसे आप क्या कहते हैं बताइए, क्लाइटोरिस। तो देखिए यहाँ पे क्लाइटोरिस क्या होगा, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबव लेबिया माइनोरा। इज दैट करेक्ट, ठीक है। फिर आता है बच्चों हाइमन। व्हाट इज हाइमन, इसके अंदर आपके पास 2 ओपनिंग्स होती हैं बच्चों। एक हो गई आपके पास यूरिथ्रल ओपनिंग और एक होती है बेटा वेजाइनल ओपनिंग। ये जो वेजाइनल ऑरिफिस होता है ये पार्शियली कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से। उस पार्शियली कवर करने वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, हाइमन। तो ये क्या हो गया बताओ, अ थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग वेजाइनल ओपनिंग। सो 4th। बी का आंसर जा रहा है बच्चों 3rd, सी का जा रहा है 4। अगर आप देखेंगे तो ये आंसर जाएगा 1। फिर भी लास्ट वाला पॉइंट अगर देखें, लेबिया मेजोरा, तो ये क्या है बताओ, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू जो सराउंड कर रहा है वेजाइनल ओपनिंग को। ये वाला जो फोल्ड है इसको हमने क्या बोला, लेबिया मेजोरा। सो द आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन एन्यूप्लॉइडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एन्यूप्लॉइडी in chromosome disorder, aneuploidy is a chromosome disorder where chromosome number is not exact copy of its haploid set. एन्यूप्लॉइडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, एन्यूप्लॉइडी में पूरा का पूरा सेट नहीं बढ़ता, या तो एक आध क्रोमोसोम बढ़ जाता है या एक आध कम हो जाता है। इसको हम ट्राइसोमी मोनोसोमी में डिवाइड करते हैं। समझ में आई बात। अब ये जो कहना चाह रहा है कि ये किसकी वजह से होता है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रावर्शियल है। जो ऑप्शन इसमें दिए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, ये जो 5 चीजें दी हैं,
अगर आप आइडियली देखें तो इसमें तो एक भी चीज़ सही नहीं, क्योंकि एन्यूप्लॉइडी के केस में ये नहीं होता, वहाँ नॉन डिसजंक्शन होता है और उसकी वजह से कोई दो क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं तो एक तरफ एक बढ़ गया, एक तरफ एक कम हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन जो है वो जीन म्यूटेशन है, जिसके अंदर कोई न्यूक्लियोटाइड निकल के दूसरा लग गया, तो ये एन्यूप्लॉइडी नहीं प्रोड्यूस करता है। डिलीशन एडिशन भी जीन में होने वाले चेंज है कि एक न्यूक्लियोटाइड हटा दो डिलीशन, एक जोड़ दो एडिशन। अगर आप क्रोमोसोम में भी करते हैं तो क्रोमोसोम में भी एक सेगमेंट तोड़ दो डिलीशन, जोड़ दो तो एडिशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन में भी यही है, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट दूसरे पर ट्रांसफर हो जाता है, वो भी नॉन होमोलोगस के बीच में। और इन्वर्जन में क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट के उल्टा वापस उसी पे जुड़ जाता है। तो इनमें जो म्यूटेशन दिखा रहे हैं, इस हिसाब से आइडियली तो कोई एन्यूप्लॉइडी नहीं बनती, लेकिन अगर फिर भी हम आंसर निकालना ही है मान लेते हैं, तो फिर हम इसके अंदर सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया और एक क्रोमोसोम डिक्रीज हो गया। भाई एन्यूप्लॉइडी होता है एक क्रोमोसोम का बढ़ना और एक क्रोमोसोम का कम होना। तो एडिशन डिलीशन को अगर हम दूसरे क्रोमोसोम के एंगल से देखें, जीन के अंदर तो एक न्यूक्लियोटाइड का हटना और जुड़ना एडिशन डिलीशन आमतौर पर इसी के लिए बोला जाता है, लेकिन अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए, ठीक है, तो 2n+1 हो जाएगा, एक कम हो जाए तो 2n-1। तो इसीलिए एडिशन डिलीशन को फिर भी हम मान सकते हैं कि इससे एन्यूप्लॉइडी हो जाएगी। हालांकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट इसके अलावा यहाँ कोई और आंसर नहीं बनता, तो हमारा यहाँ आंसर बनता है बी और सी। इसी बेस पर आंसर करेंगे, एक क्रोमोसोम का ऐड होना या डिलीट होना, ठीक है। फिर से दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और 2। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। बिल्कुल ठीक बात है, आरएनए इंटरफेरेंस यूकैरियोट्स में मिलता है, सेल लेवल का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। आरएनए इन्वॉल्व्स द साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। दोनों लाइन एनसीईआरटी की हैं, पहली लाइन में कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में जो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं है, यहां पर होता है डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होना चाहिए। सिंगल आरएनए इंटरफेरेंस में किसी जीन के एमआरएनए को उसके कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डिस्ट्रॉय करते हैं। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, 1 वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर होगा 1 ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189। फिर से देखा गया क्वेश्चन फिर से आया एंडोक्राइन सिस्टम से, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। ये बातें भी किडनी को रिलेट करके हो रही हैं। कुछ हार्मोन्स है बच्चों जिनके बारे में बताया गया है, हमें देखना है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। क्वेश्चन कहां से है? एंडोक्राइन सिस्टम से। बच्चों पेज नंबर 247, अगेन एनसीईआरटी, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बात हो रही है स्टेटमेंट गलत बताने हैं। देखिए भाई, इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स से किडनी के, बात सही है। इरिथ्रोपोइसिस कराता है, आरबीसी सिंथेसिस कराता है इरिथ्रोपोइटिन, जो किडनी के जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स से बनता है, बात ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लीडिंग सेल्स एंड्रोजन बनाते हैं, सही बात है बच्चों। टेस्टिस में मेल हार्मोन लीडिंग सेल्स से बनता है एंड्रोजन, बात ठीक है। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सिक्रीट हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, यहां गड़बड़ है बच्चों। देखिए भाई, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर ANF एट्रिया की वॉल से आता था बच्चों, एट्रिया की वॉल से। हार्ट में एट्रिया की वॉल से ये सिक्रीट होता था, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, है ना। अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो वैसो डायलेशन करा देता था ये और ब्लड प्रेशर को कम ले आता था, ये उसका काम होता था। ANF हार्ट की वॉल से ये हार्मोन सिक्रीट होता है बच्चों। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। डी है कोलिसिस्टोकाइनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बात सही है बच्चों, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन इंटेस्टाइनल वॉल एंड हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजिन, पहले तो बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? गैस्ट्रिन HCl प्रोड्यूस करवाता था स्टमक में,
है ना। एनसीईआरटी में काम लिखा हुआ है, गैस्ट्रिक सेल से HCl का प्रोडक्शन करवा रहा है गैस्ट्रिन, HCl प्रोडक्शन, ठीक है। ये बात समझ में आती है बच्चों। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लिए गए हैं और बहुत ज्यादा उन टॉपिक से लिए गए हैं जो ज्यादातर डिस्कस किए ही जाते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी और ई जहां गलत दिखेंगे, कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, थर्ड ऑप्शन है जहां मुझे सी और ई गलत दिख रहा है, तो थर्ड ऑप्शन बच्चों इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं ये वाला क्वेश्चन समझ में आता होगा एंडोक्राइन का। आपको मैंने बताया 5 स्टेटमेंट्स दिए थे जिनमें से 3 स्टेटमेंट सही हैं, आप जाकर पेज नंबर 247 एनसीईआरटी चेक कर सकते हैं, बाकी 2 स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं बच्चों, ठीक है क्या। तो यहां होती है बात क्वेश्चन नंबर 189 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन पीसीआर। पीसीआर की स्टेप्स दे रखी हैं और चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स। पीसीआर की सही स्टेप्स बतानी, देखिए एनिलिंग, एम्प्लीफिकेशन, डीनेचुरेशन और ट्रीटमेंट विद टेक पॉलीमरेज एंड एक्सटेंशन। पीसीआर में अगर हम बात करें तो हम 3 मेन स्टेप बनाते हैं। सबसे पहला काम होता है डीनेचुरेशन, 95 डिग्री के आसपास डीनेचुरेशन करते हैं। उसके बाद एनिलिंग होती है, ठीक है, उसके बाद में होता है एक्सटेंशन। ये 3 मेजर स्टेप्स है और एक्सटेंशन जब लगातार करेंगे तो बहुत सारी कॉपीज बनी। अब इसमें अगर देखें तो सबसे पहले तो आना चाहिए डीनेचुरेशन, उसके बाद आना चाहिए एनिलिंग, तो ये हो गया सेकंड पार्ट अपना सी और ए, ठीक है। अब एम्प्लीफिकेशन है, ट्रीटमेंट विद टेक पॉलीमरेज और एक्सटेंशन। अब तीसरा वैसे एक्सटेंशन आता है, लेकिन एक्सटेंशन से पहले टेक पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड तो ऐड करेंगे तभी तो एक्सटेंशन होगा, तो आप इसको जो है तीसरा मान सकते हो और एक्सटेंशन हो जाएगा चौथा, और एम्प्लीफिकेशन 1 बिलियन टाइम्स ये लास्ट में होगा, जब लगातार चलेगा तब एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। मतलब इसका अरेंजमेंट कैसे हो गया, सबसे पहले सी है, फिर ए है और उसके बाद में डी और ई और फिर बी, यानी कि ये रहा अपना पहला ऑप्शन, ठीक है। वही 3 स्टेप्स हैं, बस 2 स्टेप्स एडिशनल डाल दिए, वो ट्रीटमेंट विद टेक पॉलीमर, बाकी डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। टेक पॉलीमर से ट्रीटमेंट एक्सटेंशन से पहले ही करना पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 191, फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीशन से यह क्वेश्चन लिया गया। देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है। 2 स्टेटमेंट दी गई है, आइए पढ़ते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन, पहला स्टेटमेंट है। हाँ भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों देखिएगा जरा, मैं आपके सामने नेफ्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं। आपको याद होगा ये बोमेंस कैप्सूल होता था, उसके बाद पीसीटी होता था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहां से बच्चों लूप ऑफ हेनले स्टार्ट होता था, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और मेरे पास होता था कलेक्टिंग डक्ट। ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ये है डीसीटी, पीसीटी, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है क्या। अब देखिए आपको ध्यान रखना है लूप ऑफ हेनली पर। एनसीईआरटी में पेज नंबर 210, 211 आपको इन चीजों के बारे में देखने मिल जाएगा। कलर भले ही दूसरा रख रहे हैं बच्चों, इसको कहते थे लूप ऑफ हेनली। ये क्या है, लूप ऑफ हेनली। इसके पास से बच्चों ब्लड वेसल्स निकलती हैं जिन्हें वासा रेक्टा कहते हैं, फाइनली डिवाइडेड ब्लड वेसल्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा जरा। काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात हो रही है, जो कि बिल्कुल ठीक ठीक बात है। आपको पता है फ्लो लूप ऑफ हेनली के अंदर डायरेक्शन क्या है, देखिए ये है डिसेंडिंग पार्ट और ये हो गया असेंडिंग पार्ट, ठीक है। लूप ऑफ हेनली में सबस्ट्रेट का ये फ्लो था, पहले नीचे आ रहा था डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले और फिर ऊपर जा रहा था असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। और अगर मैं वासा रेक्टा की बात करूं बच्चों, वासा रेक्टा की, तो यहां जस्ट ऑपोजिट है। यहां पर असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले के सामने वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ था, और डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले के सामने वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ था। देखो क्रॉस करंट बन रहे हैं या नहीं। अंदर लूप ऑफ हेनले में ये डायरेक्शन है मूवमेंट की,
इस तरह से मूव कर रहा है सबस्ट्रेट, और बाहर ब्लड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब दो चीजें हैं, पहला तो ये वासा रेक्टा बहुत पास है लूप ऑफ हेनले के, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस कारण क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाती है। कहने का मतलब है वाटर बाहर आएगा। कैसे आएगा, असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से NaCl बाहर आता है, सॉल्ट। कौन बाहर आता है, सॉल्ट के लिए परमिएबल है, NaCl बाहर आया, और ये NaCl घुस जाता है किसमें, वासा रेक्टा में। NaCl किसके अंदर आ गया, वासा रेक्टा के। अगर आप यहां नहीं समझ पा रहे हैं तो यहां लिख देता हूं, असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से NaCl बाहर आया और ये NaCl चला गया बच्चों वासा रेक्टा में। ठीक है, वासा रेक्टा क्या है, फाइन ब्लड वेसल्स हैं लूप ऑफ हेनले के पास। अब वासा रेक्टा से जब ये, क्योंकि क्रॉस करंट है, देखिए भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में NaCl यहां आएगा, यहां पर आकर डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले पर आकर फिर से NaCl बाहर आ जाएगा। ठीक है क्या, फिर से NaCl बाहर आ जाएगा बच्चों। क्योंकि यहां बाहर NaCl ज्यादा है तो इस कारण क्या होता है कि मेरे लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग पार्ट से पानी बाहर आने लगता है, वाटर यहां पर बाहर आ जाता है, H2O, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले के पास। ठीक है, पानी बाहर आने लगता है। ये वाली बात है बच्चों कि यहां पर डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से H2O बाहर आने लगेगा, पानी बाहर आने लगेगा। क्यों, क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा था। कहां ज्यादा था वो भी बता देते हैं। इस जगह को कहते हैं बीच की मेड्यूलरी इंटेस्टाइनम, इंटेस्टाइटम, इस जगह को कहते हैं मेड्यूलरी इंटेस्टाइटम। देखिए फिर से देखते हैं स्टेटमेंट्स। कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन, करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। दूसरा, काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन मेड्यूलरी इंटेस्टाइनम, इंटेस्टाइटम, बिल्कुल सही बात है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से समझिएगा, नेफ्रॉन की बात हो रही थी, क्वेश्चन में बोला गया कि भाई कंसंट्रेटेड यूरिन क्यों बन पा रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से। हाँ सही बात है, क्यों, क्योंकि लूप ऑफ हेनले में ये डायरेक्शन है, बाहर वासा रेक्टा में ऑपोजिट डायरेक्शन है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, काउंटर करंट मैकेनिज्म के कारण ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। ऊपर 300 है, नीचे जाते जाते हैं 1200 पाया जाता है। कैसे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, यहां पर असेंडिंग पार्ट में सॉल्ट बाहर आ रहे हैं और वासा रेक्टा में चले जा रहे हैं। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले के पास, या कह दूं असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा में वो सॉल्ट बाहर आ रहे हैं, इस कारण डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से पानी बाहर आ रहा है। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना हुआ है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना हुआ है। यहां पर आंसर करेक्ट चला जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 192। देखिए 192 क्या बोल रहा है, गोल्जी के रिगार्डिंग बोल रहा है। दो स्टेटमेंट दे रखा है। ये बोल रहा है कॉन्सेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, सही बात है, न्यूक्लियस के अरेंज आसपास अरेंज होगी विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और मेच्योरिंग। देखिए पहली बात, कॉन्वेक्स सिस को मेच्योर पार्ट नहीं बोलते, उसको इमेच्योर वाला बोलते हैं। ठीक है, एंड कॉनकेव ट्रांस, ठीक है, कॉनकेव क्या होगा, ट्रांस होगा, लेकिन वो कभी फॉर्मिंग फेस नहीं होगा। तो फॉर्मिंग फेस तो कौन होता है, सिस, और जो मेच्योर फेस होता है वो कौन होता है, ट्रांस। तो यानी स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। यानी जो सिस पार्ट होगा वो कैसा होगा, फॉर्मिंग होगा, और जो ट्रांस होगा वो क्या होगा, मेच्योर होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है ए नंबर ऑफ प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सही बात है, बहुत सारे प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम सिस फेस। नहीं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ER है, और ER के अगर आगे मैं इस फेस की बात करूं तो ये वाला जो फेस है ये कौन सा है, सिस। तो प्रोटीन यहां से तो एंटर करेगा, यहां से रिलीज होगा, रिलीज कहां से होगा, ट्रांस पार्ट से होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि सिस पार्ट से क्या होगा, रिलीज होगा, नहीं, कौन से पार्ट से रिलीज होगा, ट्रांस फेस से रिलीज होगा। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट सेकंड भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। यानी स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन क्या जाएगा हमारा कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ मैच द फॉलोइंग बच्चों। डायरेक्टली क्वेश्चन है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अलग अलग पार्ट से। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि सबसे पहला दे रखा है यहाँ पे बच्चों पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन इज चाइल्ड बर्थ, राइट। तो जब चाइल्ड बर्थ होता है तो पार्ट्यूरेशन इनिशिएट कौन करवाता है बच्चों? तो जब फुली डेवलप्ड फीटस होता है वो और प्लेसेंटा ये सिग्नल भेजते हैं और उसकी वजह से क्या होता है पार्ट्यूरेशन। इसे नाम देते हैं हम क्या? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो शुरू में ही देख लें ए के साथ क्या जाना चाहिए बच्चों? थर्ड, जो कि आपको दे रखा है फर्स्ट में और आपको दे रखा है फोर्थ में, राइट। देन द अदर स्ट्रक्चर इज प्लेसेंटा। फीटस और मदर को सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर जो उसके लिए फंक्शनल काम करता है, सब ट्रांसपोर्ट वगैरह का, वो क्या होता है बच्चों? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है ये बहुत सारे हार्मोन्स भी रिलीज करता है, जिनमें से एक मेजर हार्मोन है बच्चों कौन सा? HCG। तो बी का जाना चाहिए बच्चों क्या? फोर्थ, जो कि आप देखेंगे तो दोनों में फोर्थ दे रखा है। सी कोलेस्ट्रॉम। लैक्टेशन होने पे जो इनिशियल पीरियड में मिल्क निकलता है बच्चों, उस इनिशियल डेज के मिल्क को हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, विच इज हाईली रिच इन प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज विच इज रिक्वायर्ड फॉर इम्यून सिस्टम ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, राइट। तो इसके अंदर अपने साथ जाना चाहिए दिस कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। तो सी का जाएगा बच्चों क्या? 1। सो द आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। डी बच्चों क्या है? फिमरी। ये जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है, इसका जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है उसके आगे ये फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? फिमरी, जो एग को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। सो द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अगेन एनिमल किंगडम की बात हो रही है। कहां की बात हो रही है? एनिमल किंगडम की बात हो रही है। एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ये AR पैटर्न क्वेश्चन है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है ये। नीचे एक असर्शन दिया था, मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट possess notochord ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। देखिए कॉर्डेट्स में पाए गए वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स वो होते थे जिनमें नोटोकॉर्ड मिलती थी, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान नोटोकॉर्ड रही होगी, बट जैसे ही एडल्ट बना, इन्फेंट बना, वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बन गई थी, है ना। या कुछ ऑर्गेनिज्म में कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम बनाई होगी, हम में बोनी वर्टिब्रल कॉलम बनाई थी। ठीक है क्या? ये बात हो गई। करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, हर कॉर्डेट को वर्टिब्रेट बोलेंगे बट सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट नहीं होंगे, ये उल्टा लिखा है बच्चों। देखिए कॉर्डेट बड़ा है, कॉर्डेटा फाइलम है जिसके अंडर एक ग्रुप आता था छोटा सा वर्टिब्रेटा। तो सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। देखिए ये बात ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ये बिल्कुल सही बात है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, ये बात गलत हो जाएगी भाई, गलत हो जाएगी। देखिए इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैं इस वक्त राजस्थान में हूं, ऑल राजस्थानीज आर इंडियंस, बात सही है क्योंकि राजस्थान इंडिया में आता है, बट ऑल इंडियंस आर राजस्थानी, ये बात नहीं चलेगी। सारे भारतीय राजस्थानी नहीं हो सकते, और भी स्टेट्स हैं। तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि क्यों स्टेटमेंट सेकंड गलत है। कॉर्डेट बड़ी यूनिट है और वर्टिब्रेट छोटी यूनिट है, वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स में आते हैं, कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स में नहीं आते हैं। इस तरह से स्टेटमेंट 1 तो बच्चे मेरा ट्रू हो जाता है और रीजन इसका फॉल्स हो जाता है। यहां आकर हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप का एक और क्वेश्चन। मदर हैज A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, फादर हैज B पॉजिटिव एंड चाइल्ड इज हैविंग A पॉजिटिव। व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑल द थ्री। अब इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना, पहले मदर का है, फिर फादर का, फिर चाइल्ड का है। ठीक है, तीनों पॉजिटिव हैं, A और B और फिर A। ठीक है, अगर एक पेरेंट A ब्लड ग्रुप है, एक B ब्लड ग्रुप है, तो चाइल्ड A ब्लड ग्रुप का बिल्कुल हो सकता है। आप लोगों को केवल जीनोटाइप बताना। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, IA होमोजाइगस, IB I स्मॉल i और IB स्मॉल i। ठीक है, ये जो है ये, अब देखो चाइल्ड यहाँ पर हमारे पास क्या है, A ब्लड ग्रुप है। अब यहाँ देखा जाए तो तीसरा चाइल्ड का है, तो ये तो B ब्लड ग्रुप आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये A और B तो हो जाएंगे, लेकिन ये B ब्लड ग्रुप हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, गलत है। दूसरा देखते हैं, IA IB I स्मॉल i और IA स्मॉल i, बिल्कुल ये चलेगा। इससे A ब्लड ग्रुप हो जाएगा मदर में,
फादर में बी ब्लड ग्रुप और इन दोनों से ये चाइल्ड का फिर ए ब्लड ग्रुप भी आ जाएगा, तो बी तो सही है। तीसरा देखिए आई बी स्मॉल आई। अब अगर हम मदर में बात करें तो मदर में तो ए ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ तो आई बी आई हो, तो ये तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ये वैसे ही गलत होगी। डी में देखें आई ए, फिर आई बी और तीसरा दिया है आई ए। अब ऐसे देखा जाए तो ये ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ये ब्लड ग्रुप हो तो रहा है, लेकिन समस्या है कि ये दोनों अगर होमोजाइगस दे दिए तो फिर ये हेटेरोजाइगस कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आ पाएगा, इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग फिर यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप आना चाहिए, ये भी गलत होगा। फिर उसके बाद में आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, ये ए होगा, ये बी होगा और आई ए स्मॉल आई ए हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। मतलब अगर ए बी और ए है, पॉजिटिव का छोड़ी दो, यहाँ RH फैक्टर को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, तो इस हिसाब से बी और ई में जो कॉम्बिनेशन है जीनोटाइप के वही सही बैठते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ बी एंड ई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196। देखिए 196 की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। किसका है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये जो आपको दे रखा है, तो ये तो दे रखा है आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ का। किसका दे रखा है? लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये जो डायग्राम दे रखा है वो किसका दे रखा है? लॉजिस्टिक ग्रोथ का दे रखा है। और ये जो डायग्राम दे रखा है वो किसको दे रखा है? एक्सपोनेंशियल। किसका दे रखा है? एक्सपोनेंशियल। यानी दो ग्रोथ है, ए को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोला है, बी को लॉजिस्टिक ग्रोथ। मैं आपको इसकी कंडीशन बता देता हूं। देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? जब किसी टाइप की कोई लिमिटेशन ना हो, किसी टाइप की कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। जब किसी टाइप की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है तो ऑर्गेनिज्म एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, 2 से 4, 4 से 8, यानी बहुत फास्ट। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो लॉजिस्टिक ग्रोथ तभी पॉसिबल होती है जब क्या हो? किसी टाइप की रेस्ट्रिक्शन हो, किसी टाइप की लिमिटेशन हो, और उस कंडीशन में एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ शो करता है। तो बात आपसे पूछा क्या है कि ये ए वाला क्या, यानी ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चलिए ये बोला कि ए रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटिंग। बिल्कुल सही बात है। जब क्या होंगे? रिसोर्सेज नॉट लिमिटिंग होंगे तो ऑर्गेनिज्म क्या शो करेगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एंड बी रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है कि यहां पर रिसोर्सेज क्या होंगे? लिमिटिंग होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। यानी ए कब होगा? जब रिसोर्सेज क्या होंगे? नॉट लिमिटेड, यानी लिमिटेड नहीं होंगे, अनलिमिटेड होंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो कौन सी ग्रोथ होगी? लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही क्या हो गया? इनकरेक्ट। तो यानी ए एक्सपोनेंशियल, बी कौन सा हो गया? लॉजिस्टिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों सही स्टेटमेंट निकालने रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो देखो सबसे पहले जो इम्पल्स है वो कहाँ से आएगा? CNS से। CNS किसके थ्रू भेजेगा? बेटा जो भी CNS से आती हैं इम्पल्सेस वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आती हैं। CNS के पास अगर जा रही है तो सेंसरी से जाएगी, तो ये CNS सिग्नल भेजेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये जाएगा किसके पास? मसल के पास। मसल की मेम्ब्रेन को कहते हैं बेटा सार्कोलेमा। तो यहाँ से ये मोटर न्यूरॉन रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर। ये कहाँ रिसीव होंगे? सार्कोलेमा पे। और यहाँ ये जनरेट करेंगे बच्चों क्या? एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा इनके अंदर रखे हुए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से क्या रिलीज होंगे बेटा? कैल्शियम। और कैल्शियम जब रिलीज होगा तो यहाँ के रखे हुए मायोफाइब्रिल्स जिनमें आपके पास एक्टिन और मायोसिन होते हैं। एक्टिन के ऊपर बच्चों एक प्रोटीन होता है, आप सब जानते हैं, उसका नाम है ट्रोपोनिन। कैल्शियम जाके किससे बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जब मूव करेगा तो वो किसको अनमास्क कर देगा? एक्टिन को। यहाँ पे आपकी एक्टिन की क्या हो जाएगी बेटा? अनमास्किंग। अनमास्किंग ऑफ एक्टिन के बाद आपका एक्टिन और मायोसिन क्या करेगा बेटा? बाइंड करेगा। एक्टिन और मायोसिन के बाइंड होने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है बच्चों? एनर्जी की। तो यहाँ पे ATP का क्या होगा बच्चों? हाइड्रोलिसिस। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ATP का क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। और जैसे ही वो हाइड्रोलिसिस होगा क्रॉस ब्रिज बनेगा और इसको ये स्लाइड करवा के क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ गए? तो देखिए आए देखते हैं कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। हमें सही का पता लगाना है। इट इज़ इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय CNS, करेक्ट। वाया सेंसरी न्यूरॉन, ये गलत हो गया बच्चों, वाया मोटर न्यूरॉन। तो ये वाला ए तो क्या हो गया? गलत।
न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, यस न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पे जनरेट करते हैं, तो ये क्या हो गया बच्चों, करेक्ट, बी इज करेक्ट। इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल लीड्स टू, बच्चों देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और ये किससे बाइंड करेगा जाके, ट्रोपोनिन से। बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन, एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन होता है उससे ये बाइंड करेगा, ये भी क्या हो गया, करेक्ट। मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, मैंने अभी बताया आपको, जैसे ही ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाइंड करता है एक्टिन अनमास्क हो जाता है, मास्क हट जाता है, तो यहाँ मास्किंग नहीं आएगा, अनमास्किंग आएगा, तो ये क्या हो गया, गलत। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, दिस इज करेक्ट। तो आंसर जाना चाहिए बच्चों क्या, बी, सी एंड ई ओनली। क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन आया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बच्चों आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 और 101 पर इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स टाइप क्वेश्चन दिया गया है, ए कॉलम को बी कॉलम से मिलाना है, एपिथेलियल टिश्यू और टाइप्स ऑफ टिश्यू के एग्जाम्पल हैं और वो मिल कहाँ रहे हैं ये देखना है। देखिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़े हुए थे, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़े हुए थे और इसके साथ हमें पता था इनके एग्जाम्पल्स ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हम ये क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। देखते हैं भाई, स्क्वैमस एपिथेलियम शरीर में कहाँ पाया जाता था, इन 4 ऑप्शंस में से देखते हैं। मुझे पता है गॉबलेट सेल्स वाला तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगा, इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम रहता है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, किसी भी ब्लड वेसल की एंडोथेलियम या वॉल, इंटरनल ऑर्गन्स के इंटरनल मेम्ब्रेन, आउटरनल मेम्ब्रेन कवरिंग्स बनते थे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के। तो इस तरह से हमें पता है बच्चों, ए में आंसर आ जाएगा वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, ए के साथ मुझे थर्ड ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा चारों ऑप्शंस में से कितने ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें 3 है, एक के साथ 2 ऑप्शन है बच्चों, 2, तो ये तो पता है 1 और 2 तो कभी सही आंसर नहीं हो सकते। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम दिए हुए कॉलम बी में से कहां पाई जा रही है। हमें पता है सीलिएटेड एपिथेलियम कौन सी होती है, कोई भी टाइप का एपिथेलियल टिश्यू था क्यूबॉइडल और कॉलमनार, उसके ऊपर अगर सीलिया पाया जा रहा है जो मूवमेंट कराता है उसमें फंसे पार्टिकल्स का। तो आपको पता है बच्चों कि इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, फीमेल के ओविडक्ट्स जो ओवरीज से ओवा कैप्चर करके यूटेरस तक लाते थे, वो ओवा इसी फेलोपियन ट्यूब्स के सीलिया के थ्रू अंदर मूव करता था। इस तरह मुझे पता चल गया सीलिएटेड एपिथेलियम इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब में होगा। स्क्वैमस एपिथेलियम हमने देख लिया, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल है। बी के साथ बच्चों मुझे मिल गया फोर्थ। देखते हैं कितने ऐसे ऑप्शन है, आंसर तो अभी आ जा रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए के साथ थर्ड है, बी के साथ फोर्थ है, फिर भी बाकी 2 का भी देख लेंगे कि कहां से किया गया है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम बच्चों वो एपिथेलियम होती है जिसमें कोई ग्लैंड हो, कोई सिक्रीशन हो रहा हो। आपको पता है दिए गए 4 ऑप्शंस में से गॉबलेट सेल वो हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट किया जाता है यहां से, और ये पाए कहां जाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। इनर सरफेस को जितने भी केमिकल सब्सटेंसेज या एंजाइम्स वहां रिलीज हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए स्टमक में पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज में पाए जाते हैं। तो यहां लिखा है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मैं कह सकता हूं कि ये एग्जाम्पल है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। सी के साथ मुझे फर्स्ट मिल जाता है, देखिए यहां सी के साथ फर्स्ट है। बचा हुआ मेरा डी, कंपाउंड एपिथेलियम या कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बच्चों मुझे इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट्स में मिल जाती है, इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट्स में मिल जाती है। इस तरह ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। डी के साथ आ जाता है सेकंड ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है फोर्थ, ए के साथ थर्ड, बी के साथ फोर्थ, सी के साथ फर्स्ट और डी के साथ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, वेरी सिंपल। यहाँ पर क्वेश्चन किससे आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके अलग अलग टॉपिक जैसे इम्यूनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं अलग नहीं, सिर्फ इम्यूनिटी से ही टॉपिक है। तो देखो अपन जब इम्यूनिटी पढ़ते हैं बच्चों तो एक बेसिक सी बात देख लेते हैं। यहाँ पे इम्यूनिटी को अपन 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, पहले इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी बच्चों आपकी बैरियर के फॉर्म्स में होती है, ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। एक्वायर्ड आप लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास क्या बच्चों, बैरियर्स, जहाँ पे आपके पास 4 बैरियर्स हैं। कुछ आपके फिजिकल बैरियर्स हैं बच्चों, कुछ आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं, कुछ सेल्यूलर बैरियर हैं, कुछ साइटोकाइन बैरियर्स हैं।
अक्वायर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप से इम्यूनिटी आ सकती है बच्चों, एक आपकी सेल मीडिएटेड, एक आपकी एंटीबॉडी मीडिएटेड। ये जो इम्यूनिटीज़ होती हैं अगर ये आप खुद जनरेट कर रहे हैं तो ये आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होती हैं। अगर आप ये जनरेट नहीं कर रहे, ये आपको डायरेक्टली मिल रही हैं तो आप इसे पैसिव कहते हैं, राइट। आइए देखते हैं बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स बच्चों वो लिम्फोसाइट्स हैं जिनका काम है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे आंसर जाएगा इसका क्या, थर्ड, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। आर्मी ऑफ प्रोटीन कौन है, ये एंटीबॉडी। बी है बेटा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन आपके बैरियर मेथड्स में, इन्नेट इम्यूनिटी के बैरियर्स में आता है, दैट इज योर साइटोकाइन बैरियर। तो ये कैसी इम्यूनिटी हो गई बेटा, इन्नेट इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं क्योंकि टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल, हेल्पर जैसे ही किलर को बताएगा किल कर देगा वो जाके आपके पैथोजन को, तो ये सेल की हेल्प से क्या दे रहा है आपको, इम्यूनिटी। सो द आंसर विल बी सेल मीडिएटेड। कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम जो है बेटा वो मदर्स मिल्क जो है उसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडीज़। तो ये बच्चे को खुद को नहीं बनानी पड़ रही, ये बनी बनाई मिल रही है। जैसे मैंने आपको कहा अगर आपकी बॉडी को खुद को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है तो एक्टिव, पर अगर बनी बनाई मिलती है तो कोलेस्ट्रॉम में जो एंटीबॉडीज़ मिलती हैं वो कैसी इम्यूनिटी देती है बेटा, पैसिव। तो आंसर क्या जाएगा, देखिए ए का जा रहा है बच्चों क्या, थर्ड। फटाफट से देखेंगे ऑप्शन, वैसे एक ही ऑप्शन में थर्ड दे रखा है तो आंसर क्या जाना चाहिए, थर्ड। फिर भी चेक करते हैं, बी के साथ जाएगा बच्चों 4, सी के साथ जाएगा 2 और डी के साथ जाएगा 1। सो द आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो असर्शन रीजन। ये असर्शन बोला है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या कह रहा है, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PCO2 एंड लो PO2 इन टिश्यू। भाई क्या पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गैसेस 20 to 25% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ आएगी, और ये बाइंडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन CO2 हाई है और PO2 कम है, ऐसा कह रहा है। इसकी वजह से ये 20 to 25% है। तो मुझे तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है क्या, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल कि भाई हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन CO2 को बाइंड कर रहा है टिश्यू के लेवल पे, ऐसे समझते हैं। क्यों कर रहा है, क्योंकि टिश्यू में PCO2 ज़्यादा है और O2 कम है, इसलिए तो हीमोग्लोबिन O2 को छोड़ के CO2 से बाइंड कर रहा है। तो बात तो सही है, तो इसमें A एंड R दोनों ट्रू है, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। आंसर 3 आएगा।